हेलो व्यूअर्स, आज हम करेंगे एमपी बोर्ड की कक्षा 12वीं की हिंदी विषय की प्रश्न बैंक को हल करेंगे। कक्षा 12वीं एमपी बोर्ड की 12th की हिंदी विषय की प्रश्न बैंक जो कि बोर्ड द्वारा जारी की गई है और जिसमें सारे महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सारे आईएमपी क्वेश्चन है। तो इसके ऑब्जेक्टिव आज हम हल कर लेते हैं। तो शुरू करते हैं कक्षा 12वीं की प्रश्न बैंक। और इसमें यहाँ पर ब्लूप्रिंट भी दे रखा है, तो ब्लूप्रिंट भी हम देख लेंगे यहाँ पर। ठीक है, ब्लूप्रिंट भी दे रखा है और इसमें जो हटाया गया पाठ्यक्रम है यह भी बताया गया है। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से। और इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए, महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो इसमें पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो इसमें पहला है, सांसों के दो तार प्रतीक है। सांसों के दो तार प्रतीक है। तो सांसों के दो तार किसके प्रतीक है? इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, जीवन, जिज्ञासा, उपेक्षा या अपेक्षा। तो इसका उत्तर आएगा जीवन। सांसों के दो तार जीवन के प्रतीक है। अगला प्रश्न है, कवि हरिवंश राय बच्चन उन्मादों में क्या लिए फिरते हैं? कवि हरिवंश राय बच्चन उन्मादों में क्या लिए फिरते हैं? चार ऑप्शन है, अवसर, अवसाद, एहसास या एहसान। तो इसका उत्तर आएगा अवसाद। इसका उत्तर अवसाद। इसके बाद अगला है तीसरा, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कविता में कवि हताश और दुखी है। तो किस कारण हताश और दुखी है? यह जो कविता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, इसमें से तो इसमें चार ऑप्शन है, प्रियतमा की निष्ठुरता के कारण, पत्नी से बिछुड़ जाने के कारण, संतान सुख से वंचित होने के कारण या परिवार से बिछुड़ने के कारण। तो इसका उत्तर होगा परिवार से बिछुड़ने के कारण। इसके बाद आगे हम देखेंगे तो ये सारे जो प्रश्न है पद्य खंड के, आपका जो पद्य खंड है तो पद्य खंड के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। पद्य खंड के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और आपको पता ही है कि इस बार परीक्षा में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अधिक आएंगे। 32 क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव आएंगे, तो यह बहुत महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, शीघ्र अपने बच्चों के पास पहुंचने की इच्छा चिड़िया की किस क्रिया से प्रकट होती है? शीघ्र अपने बच्चों के पास पहुंचने की इच्छा किस क्रिया से प्रकट होती है? ऑप्शन दे रखे हैं, चहचहाने से, तेज उड़ने से, जल्दी दाना चुगने से या पंख फड़फड़ाने से। तो इसका उत्तर होगा तेज उड़ने से। तेज उड़ने के द्वारा ही प्रकट हो रहा है कि चिड़िया जो है जल्दी अपने बच्चों के पास पहुंचना चाहती है। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्दों के जोड़ों में विरोधाभास मूलक जोड़ा नहीं है। विरोधाभास मूलक जोड़ा नहीं है मतलब जिसमें विरोध प्रकट नहीं हो रहा, ऐसा जोड़ा कौन सा नहीं है? तो इसमें चार ऑप्शन है, रोदन में राग, शीतलवाणी में आग, उन्माद में अवसाद या रति में रंग। तो यहाँ पे जो उत्तर होगा रति में रंग। ठीक है, रति में रंग जो है विरोधाभास मूलक नहीं है, जबकि रोदन में राग है, विपरीत है यहाँ पे। शीतलवाणी में आग भी विपरीत अर्थ हो रहा है और उन्माद में अवसाद भी विपरीत हो रहा है। ठीक है, तो अब अगला जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर जो 6 है, पाठ्य पुस्तक में संकलित गीत दिन जल्दी जल्दी ढलता है उद्धृत है। तो कहाँ से उद्धृत है मतलब कहाँ से लिया गया है यह गीत दिन जल्दी जल्दी ढलता है? तो इसमें ऑप्शन है, एकांत संगीत, निशा निमंत्रण, सतरंगिणी या मधुशाला। तो इसका उत्तर हो जाएगा निशा निमंत्रण। इसके बाद अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से विशेषता कुंवर नारायण की कविताओं में नहीं पाई जाती। मतलब कुंवर नारायण की कविताओं में कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है? तो इसमें है संयम, परिष्कार, साफ सुथरापन या अखबारी सतहीपन। तो इसका उत्तर होगा अखबारी सतहीपन। तो कुंवर नारायण की कविताओं में अखबारी सतहीपन नहीं पाया जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, कवि कुंवर नारायण से शरारती बच्चे के समान खेल रही थी। तो यहाँ कौन खेल रही थी कवि कुंवर नारायण से शरारती बच्चे की इस तरह? तो इसमें ऑप्शन है, हंसी, बात, भाषा या चूड़ी। तो इसका उत्तर हो जाएगा बात। ठीक है, अगला प्रश्न है, अब मुस्कुराएंगे हम पंक्ति में हम है। अब मुस्कुराएंगे हम पंक्ति में हम है, कवि, दर्शक, अपाहिज या दूरदर्शन। तो यहाँ उत्तर होगा दूरदर्शन। हम यहाँ पे कौन है? दूरदर्शन। अगला प्रश्न है, कैमरे में बंद अपाहिज में करुणा के मुखौटे में छिपी की कविता है। ठीक है, तो करुणा के मुखौटे में छिपी कविता है।
तो किसकी कविता है यहाँ पर? दया की, धोखे की, क्रूरता की या परोपकार की? तो यहाँ आ जाएगा उत्तर क्रूरता की। ठीक है, कैमरे में बंद अपाहिज जो कविता थी वह वास्तव में क्रूरता की कविता थी। इसके बाद अगला है उषा का जादू टूटने का कारण है। उषा का जादू टूटने का कारण है, तो यहाँ ऑप्शन है सूर्योदय, सूर्यास्त, मंद मंद हवा या ओस। तो इसका उत्तर हो जाएगा सूर्योदय। उषा का जादू टूटने का कारण है सूर्योदय। इसके बाद अगला प्रश्न है संपूर्ण समाज को गरीबी ने घेर रखा है। तो यहाँ ऑप्शन है रावण रूप में, ताड़का रूप में, पिशाच रूप में या सुरसा रूप में। तो इसका उत्तर होगा रावण रूप में। संपूर्ण समाज को गरीबी ने घेर रखा है रावण रूप में। अगला प्रश्न है लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप में भाषा का प्रयोग हुआ है। तो कौन सी भाषा का प्रयोग हुआ? तो इसमें है अवधी भाषा का। ठीक है, अवधी भाषा का प्रयोग हुआ है। इसके बाद अगला प्रश्न है तवाजुन कायम है। ठीक है, तवाजुन कायम है, प्रेम का, आदर्शों का, नियमों का या फितरत का? तो यहाँ उत्तर हो जाएगा फितरत का। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट है जो कि आपके प्रश्न बैंक में दे रखे हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है फिराक गोरखपुरी चमक की बात कर रहे हैं। फिराक गोरखपुरी जो कवि है वह चमक की बात कर रहे हैं, तो किस चमक की बात कर रहे हैं? मोतियों की, शेरों की, हीरो की या तारों की? तो यहाँ उत्तर हो जाएगा शेरों की। इसके बाद अगला है माँ अपने प्यारे बेटे के लिए खड़ी है। घर के मंदिर में, घर की छत पर, घर के आंगन में या घर के द्वार पर? तो इसका उत्तर होगा घर के आंगन में। अगला प्रश्न है बगुलों के पंख कविता में आकाश में छाया छाई है। तो किसकी छाया छाई हुई है? गहरे, काले, नीले या दुधिया? तो जो है इसमें उत्तर होगा काले। ठीक है, काले। अगला प्रश्न है, ठीक है, यह हमारे सही विकल्प वाले प्रश्न हो गए हैं। अब हम करेंगे प्रश्न नंबर दूसरा। निम्नलिखित कथनों के लिए सत्य असत्य लिखे। तो यहाँ हमें सत्य या असत्य लिखना है। तो इसमें पहला प्रश्न है दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता में दिन का पंछी सूर्य को माना गया है, दिन का पंथी सूर्य को माना गया है। तो यह है सत्य। ठीक है, दिन का पंथी सूर्य को माना गया है, सत्य है। इसके बाद अगला है थका हुआ पंथी रात की आशंका से भयभीत रहता है। तो यह भी सत्य है। ठीक है, थका हुआ पंथी रात की आशंका से भयभीत रहता है, तो यह भी सत्य है। अगला जो तीसरा है सीधी सी बात छंदों के चक्कर में फंस गई। तो यह असत्य कथन है। इसके बाद अगला है कैमरे में बंद अपाहिज कविता में दूरदर्शन पर व्यंग किया गया है। तो यह भी सत्य है। ठीक है, दूरदर्शन पर व्यंग किया गया सत्य है। इसके बाद अगला है उषा कविता के कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। तो यह असत्य है। ठीक है, असत्य है। इसके बाद अगला है नींद से जागा हुआ कुंभकर्ण रावण के समान लग रहा है। तो लग रहा था, तो यह भी असत्य है। इसके बाद अगला है कवितावली 7 खंडों में विभाजित है। तो यह सत्य कथन है। इसके बाद अगला 8वां है फिराक गोरखपुरी की रुबाइयाँ श्रृंगार रस पर आधारित है। तो यह असत्य कथन है। इसके बाद अगला है गजल उर्दू साहित्य की महत्वपूर्ण विधा है। तो यह सत्य है कि गजल उर्दू साहित्य की महत्वपूर्ण विधा है। इसके बाद अगला प्रश्न हम देखेंगे 10वां छायावाद के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद है। तो यह सत्य है क्योंकि छायावाद के प्रवर्तक है जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है साहित्य का रसायन सम्मान है। साहित्य का रसायन सम्मान है। तो यह असत्य है। ठीक है, असत्य है। इसके बाद अगला है बगुलों के पंख कवि के मन को चुराए जाते हैं। यह भी असत्य है। इसके बाद अगला है छायावाद में वैयक्तिक भावना प्रबल है जबकि प्रगतिवाद में सामाजिक भावना। तो यह कथन सत्य है। इसके बाद अगला है डॉक्टर नगेंद्र ने छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है। तो यह भी सत्य है। और अगला है प्रयोगवाद के प्रवर्तक शमशेर बहादुर सिंह है। तो यह असत्य है क्योंकि छायावाद के प्रवर्तक जो है वह अज्ञेय हैं। ठीक है, अज्ञेय कवि जो है वह छायावाद के प्रवर्तक है। ठीक है, अब हम करेंगे प्रश्न नंबर तीसरा। एक वाक्य में उत्तर लिखिए। एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो इसमें पहला प्रश्न दे रखा है आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है। ठीक है, आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर होगा महादेवी वर्मा को। ठीक है, महादेवी वर्मा।
महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। महादेवी वर्मा छायावाद की प्रमुख कवयित्री है। इसके बाद प्रश्न नंबर दूसरा है, सरोज स्मृति नामक रचना किस कवि ने की है? तो सरोज स्मृति जो है निराला की रचना है, निराला की कविता है, निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसके बाद अगला है, प्रकृति का मानवीकरण किस वाद की प्रमुख विशेषता है? प्रकृति का मानवीकरण किस वाद की प्रमुख विशेषता है? तो इसका उत्तर होगा छायावाद। ठीक है, छायावाद की प्रमुख विशेषता है प्रकृति का मानवीकरण। अगला चौथा है, खड़ी बोली का प्रतिष्ठित रूप किस युग में प्रकट हुआ? खड़ी बोली का प्रतिष्ठित रूप किस युग में प्रकट हुआ? तो यह हुआ था द्विवेदी युग में, द्विवेदी युग में हुआ था। ठीक है, द्विवेदी युग में। इसके बाद अगला है, खड़ी बोली का पहला महाकाव्य कौन सा है? खड़ी बोली का पहला महाकाव्य कौन सा है? तो खड़ी बोली का पहला महाकाव्य था प्रिय प्रवास। ठीक है, प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत के द्वारा लिखा हुआ जो प्रिय प्रवास ग्रंथ था वह खड़ी बोली का पहला महाकाव्य है। इसके बाद अगला है, सामान्य से सामान्य विषयों पर कविता लेखन किस युग की विशेषता है? सामान्य से सामान्य विषयों पर कविता लेखन किस युग की विशेषता है? तो यह प्रयोगवाद की विशेषता है। ठीक है, प्रयोगवाद की विशेषता है। अगला है, सांसों के दो तार किसके प्रतीक है? तो यह हमने सही विकल्प में भी देखा था। सांसों के, यहाँ पे आएगा तार। ठीक है, सांसों के दो तार किसके प्रतीक है? तो सांसों के दो तार जीवन के प्रतीक है। ठीक है, जीवन के प्रतीक है। अगला है, भाषा के साथ साथ बात कैसी होती गई? भाषा के साथ साथ बात कैसी होती गई? तो बात जो है पेचीदा होती गई, बात पेचीदा होती गई। इसके बाद अगला है, सब घर एक कर देने का क्या आशय है? सब घर एक कर देने का क्या आशय है? तो यहाँ पे आशय होगा भेदभाव रहित होना, भेदभाव नहीं रखना। ठीक है, सब घर एक कर देने का मतलब है भेदभाव रहित होना या भेदभाव नहीं रखना। इसके बाद अगला है, कैमरे में बंद अपाहिज कविता दूरदर्शन किस मनोवृत्ति को दर्शाती है? कैमरे में बंद अपाहिज कविता दूरदर्शन की किस मनोवृत्ति को बताती है? तो इसका उत्तर होगा संवेदनहीनता, संवेदनहीनता की प्रवृत्ति को बता रही है। अगला है, कवितावली के उत्तरकांड में कौन सा छंद है? तो कवितावली के उत्तरकांड में कौन सा छंद है? तो यहाँ आ जाएगा कवित्त। ठीक है, कवित्त छंद है। इसके बाद अगला प्रश्न है, अपाहिज से दूरदर्शन कार्यक्रम संचालन किस प्रकार के प्रश्न पूछता है? तो किस प्रकार के प्रश्न पूछता है? वह अर्थहीन प्रश्न पूछता है, अर्थहीन, जिन प्रश्नों का कोई मतलब नहीं है। इसके बाद अगला है, उषा कविता में प्रातःकालीन नीला आकाश किसके जैसा बताया गया है? तो उषा कविता में प्रातःकालीन नीला आकाश शंख के जैसा, शंख के जैसा बताया गया है, शंख के जैसा बताया गया है। अगला है, कवि उमाशंकर जोशी ने अपने खेत में कौन सा बीज बोया? कवि उमाशंकर जोशी ने अपने खेत में कौन सा बीज बोया? तो उन्होंने बोया था शब्द रूपी बीज, शब्द रूपी बीज, शब्द रूपी बीज बोया था। इसके बाद अगला है, रुबाइया कविता में किसके लच्छे चमक रहे हैं? रुबाइया कविता में किसके लच्छे चमक रहे हैं? तो उसमें राखी के लच्छे चमक रहे हैं, राखी के लच्छे चमक रहे हैं। इसके बाद अगला प्रश्न नंबर चौथा करेंगे हम, रिक्त स्थान में उचित शब्द चुनकर लिखिए। तो इसमें पहला है, कवि हरिवंश राय बच्चन को संसार नहीं भाता, पूर्ण या अपूर्ण? तो रिक्त स्थान में दो ऑप्शन आएंगे, दो में से जो सही होगा वह हमें भरना है। तो यहाँ आ जाएगा अपूर्ण, कवि हरिवंश राय बच्चन को अपूर्ण संसार नहीं भाता है। अगला है, कैमरा एक साथ और को रोते हुए दिखाता। तो यहाँ दो रिक्त स्थान दे रखे हैं, तो कमरा एक साथ यहाँ पे आगे आ जाएगा दर्शक। ठीक है, सबसे पहले वाले रिक्त स्थान में आएगा दर्शक और दूसरे में यहाँ आ जाएगा अपाहिज। तो कमरा एक साथ दर्शक और अपाहिज को रोते हुए दिखाता है। इसके बाद तीसरा, संसार में पुनः सहोदर नहीं मिलता, संसार में
पुनः सहोदर नहीं मिलता, तो यहाँ आ जाएगा भाई। संसार में पुनः सहोदर भाई नहीं मिलता। इसके बाद अगला है, प्रगतिवादी कवि शोषितों के प्रति तथा शोषकों के प्रति का भाव रखते हैं। तो यहाँ पे चौथे में आ जाएगा जो प्रगतिवादी कवि शोषितों के प्रति, तो शोषितों के प्रति के साथ जो शोषित है उनके प्रति सहानुभूति तथा शोषकों के प्रति आक्रोश का भाव रखते हैं। शोषित जो है उनके प्रति सहानुभूति की भावना और जो शोषक है उनके प्रति आक्रोश की भावना है। इसके बाद अगला, हिंदी का पहला महाकाव्य महाभारत या पृथ्वीराज रासो, तो यहाँ आएगा पृथ्वीराज रासो। हिंदी का पहला महाकाव्य है पृथ्वीराज रासो। इसके बाद अगला है, कविता का खिलना भला क्या जाने। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, यहाँ आएगा फूल। अगला है, जोर जबरदस्ती से बात की मर गई, तो जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई। अगला है, प्रयोगवाद का प्रारंभ सन से माना जाता है, तो प्रयोगवाद का प्रारंभ सन 1946 से माना जाता है। फिर 9वां जो है, शास्त्रीय भाषा संस्कृत में सर्जन क्षमता होने के बावजूद भी गोस्वामी तुलसीदास ने व को साहित्य रचना के माध्यम के रूप में चुना, तो यहाँ आएगा उन्होंने किसे चुना था, अवधि और ब्रज को। ठीक है, अवधि और ब्रज, तो यहाँ आ जाएगा अवधि और यहाँ आएगा ब्रज को साहित्य रचना के माध्यम के लिए चुना था कवि तुलसीदास ने। इसके बाद 10वां जो प्रश्न है, तुलसी के अनुसार संसार के अच्छे बुरे समस्त लीला प्रपंचों का आधार है, तो क्या आधार है, पेट की आग या जंगल की आग, तो इसका उत्तर आ जाएगा पेट की आग। इसके बाद 11वां है, लक्ष्मण को निहारते हुए श्री राम के समान विलाप करते हैं, सामान्य व्यक्ति या विशिष्ट व्यक्ति, तो इसका उत्तर होगा सामान्य व्यक्ति के समान विलाप करते हैं। अगला जो 12वां है, आंगन में मचलते बच्चे का मन पर ललचा गया, तो आंगन में मचलते बच्चे का मन पर ललचा गया, तो यहाँ आएगा चांद पर ललचा गया, चांद। अगला है, रात में पसरा सन्नाटा अपनी व्यक्त कर रहा है, तो रात में पसरा सन्नाटा जो है अपनी वेदना व्यक्त कर रहा है। अगला है, फिराक की गजलों पर मुग्ध होकर लोग कहते हैं तुमने इतनी अच्छी कहाँ से सीख ली, चित्रकारी या शायरी, तो यहाँ आ जाएगा शायरी। फिराक की गजलों पर मुग्ध होकर लोग कहते हैं तुमने इतनी अच्छी शायरी कहाँ से सीख ली। अगला है, कवि उमाशंकर जोशी को कागज का पन्ना एक की तरह लगता है, तो उन्हें क्या लगता है, चौकोर खेत की तरह लगता है। कागज का पन्ना एक चौकोर खेत की तरह लगता है। ठीक है, इसके बाद हम आगे देखेंगे, तो आगे जो प्रश्न नंबर 5वां है, सही जोड़ी बनाकर लिखिए। सही जोड़ी बनाकर लिखिए, तो अब हम जोड़ी बना लेते हैं। सही जोड़ी, तो हम सबसे पहले कॉलम अ में जो जो दे रखे हैं वो देख लेंगे, उसके बाद कॉलम ब में, और फिर इन दोनों को मिलान कर देंगे। तो कॉलम अ में दे रखा है जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, अज्ञे, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और उमाशंकर जोशी, सभी कवियों के नाम दे रखे हैं। जबकि कॉलम बी में तार सप्तक, महाप्राण, प्रकृति के सुकुमार कवि, गुजराती कवि और छायावत के प्रवर्तक दे रखा। अब हमें जब एग्जाम में हम लिखेंगे तो जिसके सामने जो उसका सही होगा वही लिखना है, लेकिन यहाँ हम लाइन से मिला देंगे। तो जयशंकर प्रसाद जो है छायावाद के प्रवर्तक है, सुमित्रा नंदन पंत प्रकृति के सुकुमार कवि है, अज्ञेय जो है इन्होंने तार सप्तक की जो है इसकी रचना करी थी, और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को महाप्राण भी कहा जाता है, और उमाशंकर जोशी जो है गुजराती कविता लेखन भी करते हैं। तो इस प्रकार ये सही जोड़ी है। इसके बाद हम अगली जो दूसरी सही जोड़ी देख लेंगे। ठीक है, दूसरी वाली सही जोड़ी, इसमें कॉलम अ और कॉलम बी ब पहले देख लेते हैं। तो कॉलम अ में लिखा है, क्या भूलूं क्या याद करूं, कुंवर नारायण, रघुवीर सहाय, शमशेर बहादुर सिंह और उमाशंकर जोशी। जबकि कॉलम ब है आत्मजयी, लोग भूलते गए हैं, कुछ कविताएं, गंगोत्री, हरिवंश राय बच्चन। तो अब हम इनकी जोड़ी बना देते हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की रचना है, कुंवर नारायण ने आत्मजयी की रचना करी थी। इसके बाद है रघुवीर सहाय की रचना है लोग भूलते गए, शमशेर बहादुर सिंह की रचना है कुछ कविताएं, और उमाशंकर जोशी की रचना है गंगोत्री।
इसके बाद हम तीसरी सही जोड़ी देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले कॉलम अ और कॉलम ब हम पढ़ लेंगे। तो कॉलम अ में है राष्ट्र प्रेम का भाव, खड़ी बोली का विकास, कल्पना की प्रधानता, यथार्थ का चित्रण, नए नए उपमानों का प्रयोग। जबकि कॉलम ब है द्विवेदी युग, छायावाद, भारतेंदु युग, प्रयोगवाद और प्रगतिवाद। तो सबसे पहला जो है राष्ट्र प्रेम का भाव, तो यह भारतेंदु युग में था। इसके बाद है खड़ी बोली का विकास, द्विवेदी युग में हुआ है। कल्पना की प्रधानता छायावाद की प्रमुख विशेषता है। इसके बाद है यथार्थ का चित्रण, प्रगतिवाद में किया गया है। और नए नए उपमानों का प्रयोग प्रयोगवाद में किया गया है। इसके बाद हम अगली सही जोड़ी देख लेते हैं। अगली जो सही जोड़ी है इसमें कॉलम अ और कॉलम ब हम देख लेंगे। ठीक है, कॉलम अ में है कागज का एक पन्ना, रुबाइया, गजल, नए बिंब एवं उपमान होना था यहाँ। ठीक है, नए बिंब एवं उपमान और गीत। ठीक है, कॉलम ब है शेर, चौकोर खेत, उषा, छंद, हालावाद। ठीक है, तो अब हम इनकी जोड़ी बना लेंगे। तो सबसे पहले कागज का एक पन्ना जो है चौकोर खेत की तरह लग रहा था कवि को। इसके बाद ब दूसरे नंबर पे है रुबाइया। तो रुबाइया जो है एक प्रकार का छंद है। फिर है गजल, गजल को जोड़ी बनेगी शेर से। और नए बिंब एवं उपमान, नए बिंब एवं उपमान जो है उषा कविता में है। और गीत, गीत जो हालावाद में। ठीक है, तो इस प्रकार सही जोड़ी भी हमने बना ली। तो इस प्रकार हमारे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गए हैं पद्य खंड के। ठीक है, पद्य खंड के महत्वपूर्ण सही विकल्प वाले जो प्रश्न हो चुके हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो चुके हैं। इसके बाद गद्य खंड के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाए जाएंगे। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए और महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए, आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।